हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग देखिए 45। और इससे पहले 44 भाग आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो देख लें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अभी तो यह जो सीरीज चल रही है ना, हमारी वीडियो या वीडियो पटवारी एग्जाम से चलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों, कि मंदाकिनी व अलसतरंगिणी नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी, सूर्य प्रयाग में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए कि मंदाकिनी व अल सतरंगिणी नदी का जो संगम होता है दोस्तों, वो होता है कहाँ पर? हमारे सूर्य प्रयाग में। और मंदाकिनी व सरस्वती नदी का जो संगम होता है दोस्तों, वो होता है कहाँ? हमारे केदारनाथ में। और दोस्तों इसके अलावा भी केदारनाथ में हमें मधुगंगा, क्षीरगंगा, स्वर्ण गौरी नदी का संगम देखने को मिलता है, जो सभी हमारे अदृश्य मानी जाती हैं। और मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी का जो संगम होता है वह दोस्तों हमारा कहाँ पर? अगस्त्य मुनि में होता है। ये तो दोस्तों पता नहीं कितनी बार एग्जाम पूछा भी गया है। और अगला है कि मंदाकिनी व सोन गंगा का संगम दोस्तों कहाँ पर? हमारे सोन प्रयाग में ही होता है। और मंदाकिनी व काली गंगा का संगम दोस्तों हमारे कहाँ पर? कोटी प्रयाग में होता है। ये सब के सब महत्वपूर्ण दोस्तों हमारे जो जितने भी संगम हैं, ये सभी हमारे कहाँ पर? रुद्र प्रयाग में हैं। और दूसरा प्रश्न है कि माणा किस नदी के तट पर स्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों, क्योंकि पूछा गया एग्जाम में। माणा क्योंकि हमारा भारत का अंतिम गांव की संज्ञा इसको दी जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों, माणा जो हमारे अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी स्थान, जैसे कि माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट और विष्णु प्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग। ये सभी हमारे दोस्तों ऐसे प्रमुख स्थान हैं जो कि हमारे अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं। देखिए रुद्रप्रयाग पूछा गया है, श्रीनगर पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि किस नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि श्रीनगर में एक हमारा प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर भी हमारे इसी अलकनंदा तट के मध्य पर स्थित है। तो देखिए बाकी देवप्रयाग के बाद हमारे इस अलकनंदा और भागीरथी के संगम हो जाने के बाद इसको गंगा के नाम से जानते हैं ना। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, तो लेकिन जानेंगे भी अगली बार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का वह कौन सा वृक्ष है जिससे तेल निकालने व इमारती लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पूछा गया कि राज्य का वह कौन सा वृक्ष है जिससे तेल भी निकाला जाता है और उससे इमारती लकड़ी भी प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है कौन सा? सी, देवदार। देखिए दोस्तों, देवदार को देवताओं का वृक्ष कहते हैं। शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं होगा, आपको थोड़ा बता देता हूँ। और देवदार वनों का रक्षक जो है हमारा, वह झाकर शैव मंदिर हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए बात करते हैं कि राज्य में सबसे उत्तम व इमारती लकड़ी व तेल निकालने के लिए जो प्रयोग होता है वह कौन सा? हमारा देवदार का वृक्ष है। और राज्य का कोयला एवं कृषि यंत्र बनाने व पशुचारकों हेतु उपयोगी सदाबहार जो वृक्ष है दोस्तों हमारा कौन सा? वो बांज का वृक्ष है। और बांज भी उसमें कौन सा सबसे प्रयोग है उत्तराखंड के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कौन सा? हमारा सफ़ेद बांज। क्योंकि लिखा है मैंने यहाँ पर कि सफ़ेद बांज उत्तराखंड की पर्यावरणीय दृष्टि व सुरक्षा के जनमानस से सर्वाधिक उपयोगी है। और चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई? तो बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है कौन सा? ए, 21 सितंबर 2005। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसको हम यूसैक के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 21 सितंबर 2005 को हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ पर बन गया है? तो हमारा आमवाला, देहरादून के पास। और बात करते हैं कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना वो 21 फरवरी 2005 को हुई है देहरादून में। और इसी के पास दोस्तों हमारा साइंस पार्क स्थित है, बोले तो विज्ञान धाम। और अगला है कि उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो 2 फरवरी 2006 को ही है। ये भी हमारे कहाँ पे है? देहरादून में है। पांचवा प्रश्न है कि उत्तरांचल प्रदेश क्यों, यह पुस्तक किसकी है? इतना सा प्रश्न है कि उत्तरांचल प्रदेश क्यों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वह है कौन सा? डी, भगत सिंह कोश्यारी। देखिए जो भी पुस्तकें हैं ना हमारी, ये राज्य आंदोलन के समय लिखित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। जैसे कि उत्तरांचल प्रदेश क्यों भगत सिंह कोश्यारी की है। और उत्तराखंड पर्वतीय राज्य पुस्तक ये नारायण दत्त सुंदरयाल जी की है। और उत्तराखंड क्रांति दल क्यों ये
द्वारिका प्रसाद उनियाल जी की है। क्रांति दल की जो स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। और बात करते हैं कि उत्तरांचल राज्य क्यों और कैसे, यह दोस्तों हरिचंद ढोंडियाल जी की है। और पृथक पर्वतीय राज्य जो पुस्तक थी वो इंद्रमणि बडौनी जी की है। और उत्तराखंड आंदोलन पर एक नज़र, यह पुस्तक दोस्तों राजा बहुगुणा की है। ये सब के सब पुस्तक दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर ही आधारित हैं। और छठा प्रश्न है कि हल्द्वानी में कत्था फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारी कत्था फैक्ट्री है वो हमारे कहाँ है, हल्द्वानी में है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी 1934। देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि हल्द्वानी में कत्था फैक्ट्री की स्थापना 1934 में हुई थी। और रानीबाग दोस्तों हमारे हल्द्वानी से 10 किलोमीटर आगे ही है। तो पूछा गया है कि रानीबाग में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 1985 में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब ये है जो HMT है वो बंद हो चुकी है। इसको HMT बोलते हैं ना, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। और दोस्तों जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ना, इसकी जो स्थापना करने का श्रेय, जिसकी स्थापना हुई थी उस स्थापना का श्रेय जो जाता है वो ND तिवारी को जानता है, जिनको हम उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय पर कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है दोस्तों हमारा सी नवी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि जो नवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों 1997 से लेकर हमारे सन 2002 तक थी। और दोस्तों हमारी जो नवी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसको एक असफल पंचवर्षीय योजना के नाम से भी हम जानते हैं। और थोड़ा बात कर लेते हैं देखिए कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी नवी पंचवर्षीय योजना थी। मैंने आपको बता दिया है 1997 से लेकर 2002 तक। और असफल हमारी नवी पंचवर्षीय योजना ही थी। और हालांकि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी असफल थी, लेकिन नवी भी हमारी असफल थी। और आपको एक चीज़ और जान लेना है कि जो हमारे वित्त आयोग 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे AN खुसरो थे। क्योंकि ये भी राज्य गठन के समय अगर पूछा ना कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय कौन सा वित्त आयोग था, तो 11वां वित्त आयोग था। अध्यक्ष कौन थे, तो AM खुसरो थे। और ठीक इससे पहले जो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका संबंध हमारे उत्तराखंड से था, वो थे कृष्णचंद पंत। और आठवां प्रश्न है कि अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई। पूछा गया जो अल्मोड़ा बैंक है हमारा, अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी 1894 में। थोड़ा बात कर लेते हैं देखिए कुछ बैंकों पर कि अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1984 में हुई। और जयदत्त जोशी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। देखिए जयदत्त जोशी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, काफ़ी इनका योगदान है हमारे उत्तराखंड के उसमें। और बात करते हैं कि नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई थी। और करने वाले कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, करने वाले की सहयोग से इनके। और कुर्मांचल बैंक की स्थापना दोस्तों 1983 में हुई थी। और खटीमा बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी। हालांकि इसका मुख्यालय भी हमारा हल्द्वानी में है, खटीमा बैंक का। और बात करते हैं कि टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना 1901 में कीर्ति शाह द्वारा की गई थी। और टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना दोस्तों 1920 में नरेंद्र शाह द्वारा की जाती है। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली मानव रिपोर्ट सूचकांक में सर्वाधिक सूचकांक वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है हमारा डी देहरादून। देखिए बात करते हैं कि उत्तराखंड की पहली मानव रिपोर्ट सूचकांक जारी हुई थी 27 जुलाई 2017 को। और सर्वाधिक सूचकांक वाला जो जिला था हमारा वो देहरादून था। कुल कितनी 0.765। और न्यूनतम जो सूचकांक वाला जिला था वो था कौन सा, टिहरी गढ़वाल, कितना 0.611। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि पवार वंश का हुआ कौन सा राजा था जिसने स्वयं की मुद्रा जारी की थी। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वयं की मुद्रा जारी करने वाला जो पवार वंश का राजा था हमारा कौन था। तो दोस्तों वो था हमारा कौन, बी लखनदेव या लक्षणदेव। जान लेते हैं थोड़ा लखनदेव के बारे में। देखिए पवार वंश का 2800 राजा था। और लखनदेव या लक्षणदेव इसको कहते हैं, जिसका जो कार्यकाल था हमारा 1310 से लेकर 1333 तक था। और बात करते हैं कि पवार वंश का प्रथम शासक जिसने स्वयं की मुद्रा जारी की थी, और वह कौन था, हमारा लखनदेवी था, जो कि मुद्रा किसी थी हमारी ताम्र मुद्रा थी। और कभी लिपि आपसे पूछ देना कि भाई उस मुद्रा की लिपि क्या थी, तो लिपि दोस्तों देवनागरी थी। और यहीं से हमें पता चलता है कि जब वो स्वयं की मुद्रा जारी करता है तो हमें यहीं से ये पता चलता है कि पवार वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा हमारा कौन था, वो लखनदेव या लक्षणदेव था। तो दोस्तों थोड़ा सा फटाफट आजकल करना पड़ा है क्योंकि वीडियो 10 मिनट से पहले समाप्त करनी होती है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।